एक कहानी हम और हमारे पूर्वज सदियों से सुनते आ रहे हैं। कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की। महान सिकंदर भारत आया और राजा पोरस को हरा दिया, लेकिन वह पोरस के साहस और दृढ़ संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने युद्ध जीतने के बाद भी पोरस को राज्य वापस दे दिया। और इस युद्ध के ठीक बाद सिकंदर, जो कि दुनिया जीतने के मिशन पर था, अपने देश वापस लौटने का फैसला करता है, क्योंकि उसके सैनिक इतने थक चुके थे कि आगे बढ़ना संभव नहीं था। यह कहानी हम सभी को वर्षों से सुनाई जाती रही है, लेकिन इस कहानी में बहुत सारी खामियां हैं। यह कहां तक सच है? क्या हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? इस कहानी में आखिर कितनी सच्चाई है? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस कहानी को लेकर नजरिया ही बदल जाएगा। फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने भारत की ओर आना शुरू कर दिया। तब तक सिकंदर का खौफ इतना बढ़ चुका था कि भारत के कुछ छोटे राज्यों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और सिकंदर के साथ शामिल हो गए। उनमें से प्रमुख तक्षशिला के अंबी थे, लेकिन राजा पोरस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। रिकॉर्ड के अनुसार राजा पोरस हाइडेस्पेस नदी के तट पर अलेक्जेंडर की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे अब झेलम नदी कहा जाता है, क्योंकि यह बरसात का मौसम था और नदी में बाढ़ आ रही थी। इसलिए सिकंदर नदी पार नहीं कर सका और यह सुरक्षित भी नहीं था, क्योंकि राजा पोरस दूसरे छोर पर हाथ में तलवार और पीछे एक बहादुर फौज लिए सिकंदर के स्वागत के लिए खड़ा था। इसलिए पोरस का ध्यान भटकाने के लिए सिकंदर ने अपनी आधी सेना वहीं छोड़ दी और नदी पार करने के लिए उचित स्थान की खोज में निकल पड़ा। एक तीव्र मोड़ पर जहां नदी की गहराई कम थी, सिकंदर और उसकी आधी सेना ने नदी पार कर ली। जब पोरस को इस बारे में पता चला तो उसने अपने बेटे के नेतृत्व में सेना का एक छोटा समूह इस ओर भेजा। चूंकि बारिश का मौसम था, नदी का किनारा वास्तव में कीचड़ युक्त था। पोरस सेना के रथ कीचड़ में फंसने लगे और वैसे भी सिकंदर की आधी सेना की तुलना में ये सेना का एक बहुत छोटा समूह था, इसलिए सिकंदर ने उन्हें आसानी से हरा दिया और पोरस के बेटे को मार डाला। अब सिकंदर ने पोरस की सेना की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पोरस भी रक्षात्मक स्थिति में खड़ा था और हमला करने के लिए भी तैयार था। युद्ध के मैदान पर हाथियों को देखकर सिकंदर बहुत हैरान हुआ। पोरस के पास लगभग 200 हाथी थे, इसलिए हाथियों ने सिकंदर के सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। इसलिए शुरुआत में वे अग्रणी स्थिति में थे, लेकिन जल्द ही सिकंदर के सैनिकों को इसका एहसास हुआ और उन्होंने हाथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब हाथियों के पैरों में भाला चला तो हाथी भागने लगे। इस समय तक सिकंदर की बाकी सेना नदी पार कर गई और पोरस की सेना पर पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। पोरस की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था और लड़ता रहा। सिकंदर उसकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि वह उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। उन्होंने उसे जिंदा पकड़ लिया और उसे सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने उससे पूछा कि वह बताए कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिस पर पोरस ने जवाब दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर उसके साहस और दृढ़ संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने युद्ध जीतने के बाद भी पोरस को राज्य वापस दे दिया। और इसके ठीक बाद सिकंदर, जो दुनिया जीतने के मिशन पर था, उसने अपने देश वापस जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके सैनिक बहुत थक गए थे। यहाँ तक ये एक अच्छी कहानी लगती है। इसमें गलत क्या हो सकता है? देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले, यह कहानी जो हमें वर्षों से पढ़ाई गई है, वह पूरी तरह से एक ग्रीक कथा है। यह ग्रीक इतिहासकारों द्वारा लिखी गई कहानी है। हम भारतीयों के पास यह दावा करने के लिए कोई भारतीय रिकॉर्ड या स्रोत नहीं है कि ऐसा कोई युद्ध हुआ था। हमारे पास सिकंदर के भारत पर आक्रमण का कोई भी भारतीय स्रोत नहीं है। हमारे पास केवल यूनानी स्रोत हैं। सिकंदर को छोड़ भी दें तो भारतीय स्रोतों में राजा पोरस या राजा पौरव या पुरुषोत्तम या जिस भी नाम से हम उसे जानते हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं है। ग्रीक स्रोतों के अनुसार राजा पोरस के पास 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 घोड़े, 300 रथ और 200 हाथी थे, जो कि काफी बड़ी सेना थी। लेकिन भारतीय स्रोतों में ऐसे राजा के अस्तित्व का कोई उल्लेख भी नहीं है। और सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा तक्षशिला है, जहां यह युद्ध हुआ था।
वहां से दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राचीन यूनिवर्सिटी कुछ ही मील की दूरी पर थी और यह उस समय बहुत सक्रिय थी और दुनिया भर के 10,000 से अधिक विद्वानों ने वहां अध्ययन किया था। इसके अलावा अंबी के सिकंदर के आगे सरेंडर करने के कारण हाइडेस्पेस के युद्ध में सिकंदर तक्षशिला का राजा था। फिर भी हमारे पास ऐसा कोई युद्ध होने या ऐसे राजा के अस्तित्व का कोई उल्लेख नहीं है। यह बहुत अजीब है। हमारे पास सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के रिकॉर्ड हैं, जिसने फिर से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी सिकंदर के आक्रमण के कुछ ही वर्षों बाद। और हमारे पास भारतीय अभिलेख हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने राजा चंद्रगुप्त मौर्य से गठबंधन किया। भारतीय अभिलेखों में सेल्यूकस निकेटर के बारे में व्यापक चर्चा मिलती है। तो फिर सिकंदर के बारे में क्यों नहीं? अगर सचमुच ऐसा कुछ हुआ तो यूनानी लोग राजा पोरस के बारे में ये बात करते हैं कि उनका एक बड़ा राज्य था, लेकिन भारतीय ग्रंथों में भी राजा पोरस का कोई उल्लेख नहीं है। विशेषकर इस युद्ध के बारे में भारतीय अभिलेखों की अनुपस्थिति का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि भारत के अन्य भागों का उत्तर पश्चिमी भाग से अधिक संपर्क न हो, लेकिन हमारे पास गांधार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और तक्षशिला के बारे में बहुत सारे उल्लेख हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय में अपने समय के सभी भारतीय विद्वानों ने दौरा किया था, इसलिए यह संभव नहीं है कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच कोई संबंध नहीं था। और अगर ऐसा था तो फिर इस युद्ध के कुछ ही वर्षों के अंतराल पर जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया तो हमारे पास उसके रिकॉर्ड कैसे हैं? तो क्या यह एक कारण हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस युद्ध ने देश के बाकी हिस्सों पर कोई प्रभाव नहीं डाला? शायद यह युद्ध ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत छोटा था। इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इस क्षेत्र में एक छोटा सा राजनीतिक आंदोलन भी देश के बड़े हिस्से को प्रभावित करता था। तो संभवतः क्या हुआ होगा? मेरी राय में इसकी संभावना कम है कि ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ होगा। भारतीय विद्वान इस युद्ध और सिकंदर के आक्रमण को नजरअंदाज कर सकते थे, क्योंकि यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत छोटा था। लेकिन इसकी संभावना भी कम है। और अंत में तीसरी संभावना यह है कि युद्ध हुआ लेकिन सिकंदर पोरस से हार गया, क्योंकि इस लड़ाई में सिकंदर का पसंदीदा घोड़ा बुसेफालस मारा गया था। तो मुझे नहीं लगता कि सिकंदर इतना उदार था कि राज्य वापस दे सके और उस आदमी की बहादुरी की सराहना कर सके जिसने उसके पसंदीदा घोड़े को मार डाला। ऊपर से सिकंदर दुनिया जीतने के मिशन पर था, लेकिन उसने इस युद्ध के तुरंत बाद वापसी करने का फैसला किया। ये थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि अगर उसे ऐसा करना होता तो वो तब ही कर चुका होता जब अफगानों ने उसे बुरी तरह रुला दिया था। ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी आप हमारी ये वाली वीडियो अलेक्जेंडर इन अफगानिस्तान में देख सकते हैं। और वैसे भी सिकंदर एक आक्रमणकारी था जो पश्चिम से पूर्व तक सिर्फ जीतते हुए ही पहुंचा था। मुझे नहीं लगता कि वो अपने मिशन को सिर्फ इसलिए छोड़ देता क्योंकि उसके सैनिक थक गए थे। यदि वह वास्तव में पोरस से जीता होता तो वे थोड़ी देर आराम कर सकता था और आगे बढ़ सकता था। यदि उनके पास सैनिकों की कमी होती तो उसने हाल ही में एक बड़े राज्य पर विजय प्राप्त की थी और कुछ अन्य राज्य भी थे जिन्होंने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। तो जाहिर है कि उसने एक विशाल सेना बनाई होती और आगे बढ़ता रहता। साथ ही सिकंदर की अपने देश वापस लौटते समय रास्ते में मृत्यु हो गई थी। यह बहुत संभव है पोरस के साथ इस युद्ध में उन्हें लगी चोटों के कारण, लेकिन हम यहाँ केवल धारणाएं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। यहाँ तक कि ग्रीक रिकॉर्ड भी कोई प्राथमिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह एक रहस्य बना रहेगा कि आखिर में हुआ क्या था।